सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि आप लोगों की दोस्तों तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के पूरे पेपर पर, यानी कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या कहाँ से पूछा जाएगा, और साथ ही साथ जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनको भी और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। केवल और केवल वीडियो को शेयर करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का पेपर 1 तारीख से है और पहला पेपर जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का ही। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले जो 3 डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं आज जो छोटे क्वेश्चंस हैं एक तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं सारांश उनका बताते चलूंगा कि उसमें आपको आखिरकार करना क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्षति की, काफी बार पेपर में पूछा गया है क्षति, और देख लीजिए तीनों डेफिनेशन है, चाहे वह क्षति की हो, चाहे वह अक्षमता की हो, और चाहे वह विकलांगता या दिव्यांगता की हो, दिव्यांगता की हो, और चाहे वह आपकी अक्षमता की हो, और चाहे वह क्षति की हो। तो यह हर बार लगभग पेपर में पूछी जाती है। तो क्षति क्या होती है, और देखिएगा ये जो डेफिनेशन है ICIDH के अनुसार, अगर आपको ICIDH का फुल फॉर्म पता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो फुल फॉर्म्स की वीडियो देख लीजिए। तो ICIDH के अनुसार क्षति को क्या कहा गया, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो कल आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्षति को देख लेते हैं। क्षति के लिए ICIDH ने क्या कहा था, अंगों के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, भौतिक व शारीरिक रचना, यानी कि अंगों की बात हो रही है और अंगों के स्तर पर क्या कह रहा है, मनोवैज्ञानिक, भौतिक व शारीरिक रचना संबंधी कार्य में हानियां, असामान्यता को क्षति कहते हैं। और जब कहाँ पे हानियां होगी, मनोवैज्ञानिक, भौतिक और शारीरिक रचना में जब कोई हानि होगी तो उसकी असमानता को क्या कहेंगे, हम क्षति कहेंगे। अंग स्तर पर होने वाली प्राथमिक शारीरिक व मानसिक नुकसान क्षति कहलाता है। जैसे हमारे अगर चोट लग गई और चोट लगने के कारण हाथ मान लो जल गया तो क्या ये क्षति हो जाती है। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा अक्षमता, क्योंकि पेपर में ये काफ़ी बार क्षति, अक्षमता और विकलांगता पूछी गई है। अक्षमता क्या होती है, ICIDH के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति के स्तर पर कार्य करने की क्षमता में कमी जो कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है, वह क्या कहलाती है, निःशक्तता या अक्षमता कहलाती है। अभी मैं आपको उदाहरण देकर भी समझा दूंगा, और साथ ही साथ अब दिव्यांगता या विकलांगता की बात करते हैं कि दिव्यांगता क्या होती है, विकलांगता क्या होती है। तो ICIDH ने विकलांगता क्या दिव्यांगता के बारे में बताया था। विकलांगता व्यक्ति के लिए असुविधा है जो क्षति या निःशक्तता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, यानी कि जब क्षति और निःशक्तता यानी कि आपकी अक्षमता, इसके फलस्वरूप क्या होगी, विकलांगता या दिव्यांगता होगी, और जिसमें व्यक्ति की सामान्य भूमिका के निर्वाह में रुकावट पैदा होती है, यानी कि जो व्यक्ति सामान्य भाषा, अपनी सामान्य चीज़ें कर रहा था उसके निर्वाह में क्या होगा, रुकावट पैदा होगी। विकलांगता सामाजिक निःशक्तता का परिणाम कही जा सकती है, यानी कि सामाजिक निःशक्तता का परिणाम विकलांगता को कहा जा सकता है। अब एक उदाहरण देख लीजिए, और काफ़ी बार आप लोगों ने इस उदाहरण को सुना भी होगा। क्षति और विकलांगता और अक्षमता के बीच का ये उदाहरण है, किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल गया
और उसकी कोशिकाएं व ऊतक जलने से उसमें क्या हो गई, क्षति हो गई। मैंने आपको बताया क्षति क्या होती है, सबसे प्रारंभिक दशा क्या होती है, क्षति ही होती है। और जब उसके हाथ जल गए, उसकी हाथों में जब क्षति हो गई, तो यह अक्षमता की स्थिति है। और जब हाथ जल गए तो यह क्या हो गई, अक्षमता की एक स्थिति हो गई। और जब यह स्थिति रूप धारण कर लेती है और गंभीरता का रूप धारण कर लेती है, तो अर्थात हाथ में कुछ कमी रह जाने से विकलांगता कही जा सकती है। यानी कि आप ठीक भी हो गए और हाथ में कोई आपकी कमी आ गई और जिस कारण से आपका अंग प्रभावित हुआ, तो यह क्या कहलाएगा, विकलांगता या दिव्यांगता कहलाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका PWD एक्ट है उस पर, यानी कि PWD एक्ट और 1995, आप सभी को मैंने काफ़ी बार इसका फुल फॉर्म बताया है। हाँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में PWD एक्ट का फुल फॉर्म बताइए। केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ना लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, अब आप लोगों को इंग्लिश में लिखना है। यह 1995 में लागू किया गया और इसके अंतर्गत 7 जो आपकी दिव्यांगताएं बताई गई। पहली थी आपकी विजुअल इंपेयरमेंट यानी कि दृष्टिबाधित, दूसरी थी आपकी अल्प दृष्टि यानी कि लो विजन, इसके बाद में कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कर्व जिसको बोलते हैं, उसके बाद में श्रवण यानी कि HI, गामक, ग्रॉस मोटर, मानसिक मंदित जिसको आप बौद्धिक अक्षम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक रुग्णता यानी कि मेंटल इलनेस। तो ये आपकी 7 जो दिव्यांगताएं बताई गई PWD एक्ट 1995 के अनुसार बताई गई। और चलिए अब देख लेते हैं RPWD एक्ट के पहले जो हमारी 1.4 यूनिट है, विस्तार और व्यापकता। तो काफ़ी बार जो पेपर में है वो व्यापकता दर के बारे में पूछा गया और काफ़ी बार पूछ लिया गया कि विस्तार दर क्या होता है। तो व्यापकता दर क्या होती है, अब देखिएगा, बहुत ही जो आपका सूत्र होता है, एक तरीके से सूत्र के हिसाब से हम समझ सकते हैं इसको। और मैं बात कर रहा हूं व्यापकता दर की, व्यापकता दर की बात कर रहा हूं। तो व्यापकता दर में क्या होगा, सभी, देखिएगा बहुत ही अच्छे से आप याद कर सकते हैं, सभी वर्तमान मामलों की संख्या और दी गई आबादी गुणे 100। तो ये आपका सूत्र होता है व्यापकता दर का। अब देख लेते हैं, इन मामलों की कुल संख्या का अध्ययन होता है, यानी कि सभी दी हुई संख्या की मैंने बात की। और व्यापकता दर का अर्थ नए व पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से होता है जो कि दिए गए आबादी में एक निश्चित समय से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका व्यापकता दर हो गया। अब देख लीजिए विस्तार दर क्या होता है। तो विस्तार दर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, विस्तार दर का फॉर्मूला क्या होता है, विस्तार दर का फॉर्मूला देखिएगा, दी गई समयावधि में, यहां पर दी गई समयावधि में विशिष्ट बीमारी के नए मामलों की संख्या, यानी कि वहां पर क्या हो रहा था, व्यापकता दर में सभी मामलों की संख्या थी, मगर यहां पर क्या है, किसी विशिष्ट बीमारी की मामलों की संख्या बटे आबादी, कितनी आबादी है, और गुणे में 1000। वहाँ पर 100 हो रहा था, यहाँ पर गुणे में 1000 होगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर गुणे में 1000 होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों की ये जो 2 चीज़ें थी वो समाप्त हुई। अब हम बात कर लेते हैं विकलांग बच्चों की आवश्यकता, यानी कि आपकी यूनिट 1.5 पर बात कर लेते हैं कि 1.5 में आखिरकार आपसे क्या कहा गया है। तो
1.5 आपकी है विकलांग बच्चों की आवश्यकता। विकलांग बच्चों की सामाजिक आवश्यकताएं क्या होंगी, शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या होंगी, इन पर बात की गई है यूनिट 1.5 में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में अब आते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट पर, यानी कि HI श्रवण बाधित जिसको कहते हैं। और श्रवण बाधित के अनुसार जो भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 है, इसके अनुसार क्या डेफिनेशन है लिख लीजिएगा। श्रवण विकलांगता का अर्थ बधिरता के साथ श्रवण क्षतिग्रस्तता है। अच्छे कान में 70 डेसिबल या कह सकते हैं dB के अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण श्रवण होने का ही श्रवण अक्षमता कहते हैं। यानी कि 70 dB से अधिक या दोनों कानों में पूर्ण श्रवण होने को ही हम क्या कहते हैं, श्रवण दोष होने को ही क्या कहते हैं, श्रवण अक्षमता कहते हैं। ऐसा कहा था भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के अनुसार। अब विकलांगजन अधिनियम 1995 यानी कि PWD एक्ट के अनुसार क्या क्या कहा गया था, वह व्यक्ति श्रवण बाधित हो सकता है जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो। तो ये आपका क्या कहा जाएगा, 1995 PWD एक्ट के अनुसार। पेपर में कभी कभी आपसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट की परिभाषा पूछ देगा 2 नंबर में, और कभी कभी आपसे प्रकार भी पूछ देगा। तो प्रकार आप लोग लिखिएगा, और अगर आपसे परिभाषा पूछता है तो परिभाषा आप लोग लिखिएगा। वैसे तो जन्म से और जन्म के बाद 2 चीज़ों को बांटा गया है। एक है आपका कॉग्निटल हेयरिंग लॉस, और दूसरा आपका है एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस। तो ये आपका जन्म के समय और जन्म के बाद किसी भी समय ये 2 हेयरिंग लॉस हो सकते हैं। गंभीरता के आधार पर भी बांटा गया है। ये तो आपका था उम्र के अनुसार। दूसरा आपका गंभीरता के आधार पर बांटा गया। और कभी कभी आपसे पूछ देता है कि श्रवण जो दिव्यांगता होती है उसको किससे मापा जाता है, यानी कि यंत्र कौन सा होता है, तो वह डेसिबल के माध्यम से उसको मापा जाता है। यंत्र कह सकते हैं, यानी कि जो उसका मात्रक कह सकते हैं। मात्रक की अगर बात करता है तो वह मात्रक होता है dB यानी कि डेसिबल। तो आगे देखते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग बताया था कि माइल्ड कब होगा, मॉडरेट कब होगा, तो आप लोग विश्वास संगठन और क्लार्क के अनुसार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। अब देख लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आ गया विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि VI। अब VI के अनुसार डेफिनेशंस पूछी गई है, जिसका मैंने वीडियो आप लोगों को पहले से अपलोड कर दिया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप लोग VI को देख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर आपको VI देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको VI मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं थोड़ा यहाँ पे बता दे रहा हूँ VI के बारे में। आप लोगों को वहाँ पर शैक्षिक दृष्टि, चिकित्सकीय दृष्टि और जो तीक्ष्ण दृष्टि है उसको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं, निकट की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा हमेशा उल्टा होता है, आप लोग कन्फ्यूजन करते हैं, मुझे भी कन्फ्यूजन होता था। तो हमेशा याद रखिएगा निकट में और दूर में। तो निकट पहले देख लेते हैं। इस दोष युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के पास आ जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। और ऐसे ही आपके दृष्टिहीनता के जो प्रकार हैं, पूर्ण दृष्टिहीनता और आंशिक दृष्टिहीनता होती है।
लक्षण क्या क्या होते हैं? नेत्र, अब लक्षण की अगर हम बात कर लेते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं? नेत्र से जो लगातार पानी गिरता रहता है, नेत्र का लाल होना, देखने में कठिनाई होना और सिर दर्द की शिकायत होना, श्याम पट्ट पर बच्चा ना लिखना और पास की वस्तुएं अपने जो बच्चा होता है उसके पास के जो फ्रेंड होते हैं उससे देखना। तो ये सब आपका हो गया वीआई के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा वीआई के बारे में आपसे 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, या कह सकता है कि दृष्टिहीनता के प्रकारों को बताइए। तो आप लोग लिख लीजिएगा। हो सकता है दृष्टिहीन के लक्षण भी आपसे पूछ ले तो आप लोग लिख दीजिएगा, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंटल रिटार्डेशन, या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अब देखिएगा मानसिक मंदता क्या होती है, परिभाषा, टाइप, सब पे मैं बात करूंगा। तो परिभाषा सबसे पहले देखते हैं और अपने साधारण शब्दों में देखते हैं। पहले मानसिक मंदता का तात्पर्य मस्तिष्क के अपूर्ण या सीमित विकास से है। यानी कि मस्तिष्क का जब अपूर्ण विकास होगा या सीमित विकास होगा तो उससे मानसिक मंदता हम कह सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता में असमानता पाई जाती है। अब जब बच्चे का जो मस्तिष्क होगा उसका अपूर्ण विकास होगा या सीमित विकास होगा तो क्या होगा, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो बौद्धिक क्षमता है उसमें असमानता पाई जाएगी। अब AAMR, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, तो 1983 में यह डेफिनेशन दी गई थी, कंफ्यूज ना होइएगा। और AAMR 2002 में भी एक डेफिनेशन दी गई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। जो मैं ये डेफिनेशन बताऊंगा तो 1983 के अनुसार। तो यहाँ पर क्या कहा गया था, 1983 में AAMR ने कहा था मानसिक मंदता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियात्मक की अर्थपूर्ण कमी से है। यानी कि मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या होता है, सामान्य बौद्धिक क्रियाओं की अर्थपूर्ण कमी से है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूलन व्यवहार में क्या होती है, क्षति होती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अनुकूलित व्यवहार में क्षति होती है और यह विकास की अधिक अवधि के दौरान अभिव्यक्त होता है। आगे देख लीजिए AAMR 2002 के अनुसार। अब 2002 में क्या कहा था AAMR 2002 के अनुसार, 2002 के अनुसार क्या था, मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें बौद्धिक, क्रियात्मक तथा अनुकूलित व्यवहार सीमित हो जाते हैं, जो वैचारिक, सामाजिक, व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होते हैं, और यह जो होती है वह 0 से 18 वर्ष तक हो सकती है बच्चे को। अब इसके टाइप्स क्या क्या थे आप सभी ने पढ़े होंगे। एक था आपका एजुकेशनल, यानी कि शैक्षणिक। पहला आपका क्या था, शैक्षणिक या एजुकेशनल, जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा आपका क्या था, मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक हो सकता हो, राइटिंग जल्दबाजी में गड़बड़ हो रही हो। तीसरा आपका चिकित्सकीय, यानी कि मेडिकल। और पेपर में कभी कभी पूछ सकता है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इसकी जो IQ रेंज होती है वो पूछ सकता है। तो माइल्ड की देख लीजिएगा, माइल्ड की IQ रेंज क्या होती है, 50 से 70। आपने कहीं कहीं पर 75 भी देखा होगा, मगर मेरे हिसाब से जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं वहाँ पर मुझे 50 से 70 ही देखने को मिलता है। अब आएगी मॉडरेट की, मॉडरेट की 35 से 49। सीवियर की बात कर लेता हूँ, सीवियर की 20 से 34। और इसके बाद में आपका प्रोफाउंड, लास्ट जो आपका है प्रोफाउंड, और प्रोफाउंड का बिलो 20, यानी कि 20 से कम। तो ये आपकी हो गई IQ लेवल, पूछ सकता है 1 नंबर में। तो आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। लक्षण,
2 नंबर में आपसे क्या कह सकता है कि मानसिक मंदिता के लक्षण बताइए, मानसिक मंदिता के लक्षण बताइए। तो जब लक्षण की बात आएगी, मानसिक मंदिता के लक्षणों की जब बात आएगी, तो आप कह सकते हैं धीमी प्रक्रिया या धीमी प्रतिक्रिया जिसको कह सकते हैं। कम समझना, यानी कि धीमी प्रतिक्रिया के अंतर्गत क्या आएगा, बच्चा जो भी कार्य होंगे उसमें कम समझेगा, धीमी प्रतिक्रिया होगी। निर्णय लेने में जो उनका दिमाग होगा वह कम काम करेगा। कह सकते हैं एकाग्रता का अभाव, बच्चा किसी भी ध्यान को एकाग्र चित्त से नहीं कर सकता, किसी भी कार्य को एकाग्रता से नहीं कर सकता। रख रखाव पाने में कमी, यानी कि किसी भी कार्य को करने में उनको कठिनाई होती है। जल्दी गुस्सा करना व नियंत्रण खो देना, ये सब क्या होते हैं, मानसिक मंदिता के कारण होते हैं। अब लोग ये समझते हैं कि मानसिक मंदिता जो होती है उसमें कमी लाई जा सकती है, मानसिक मंदिता जो होती है उसमें कमी लाई जा सकती है। ऐसा दोस्तों नहीं देखने को मिलता है। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अगर बच्चे की हम शादी करा देंगे तो मानसिक मंदित बच्चा सही हो सकता है। जैसे मानसिक रोग ठीक हो सकता है, लेकिन मानसिक मंदिता ठीक नहीं हो सकती। तो आप लोगों से मानसिक रोग और मानसिक मंदिता में अंतर भी पूछ सकता है। अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मानसिक मंदिता और मानसिक रोग में अंतर। 2 नंबर में या 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो पहला अंतर क्या है, मानसिक मंदिता एक स्थिति है, बीमारी नहीं है। यह अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, मानसिक बीमारी एक रोग है या विकार है। मानसिक बीमारी क्या है, एक रोग है या विकार है। और देखिएगा दूसरा, मानसिक मंदिता 0 से 18 वर्ष तक कभी भी हो सकती है। मानसिक रोग क्या होता है, मानसिक रोग किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। मानसिक रोग किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। नंबर तीसरा देखिएगा, मानसिक मंद व्यक्ति, जो मानसिक मंद व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि लब्धि औसत बुद्धि लब्धि से क्या होती है, कम होती है। अभी मैंने आपको बताया सीवियर प्रोफाउंड के बारे में। तो क्या होता है, औसत व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि होती है यानी कि 90 से 110 होती है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि, इससे क्या होती है, कम होती है मानसिक मंदित बच्चों की बुद्धि लब्धि। लेकिन मानसिक रोग क्या होता है, मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति को जो बुद्धि लब्धि होती है वह सामान्य से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मानसिक मंदिता के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा। अब देखिएगा चौथा पॉइंट, मानसिक मंदिता में मानसिक मंदित व्यक्ति के शिक्षण की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा इसे शिक्षण दिया जा सकता है। लेकिन मानसिक रोग क्या होता है, मानसिक रोग देखिएगा, मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति को प्रशिक्षित चिकित्सक की विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों के 4 मैंने बता दिए और ये 2 नंबर में काफ़ी पर्याप्त हैं। अब देखते हैं गामक अक्षमता। गामक अक्षमता क्या होती है, बात आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। गामक अक्षमता, गामक अक्षमता का तात्पर्य व्यक्ति के बैठने, क्योंकि इस वीडियो में केवल आपको सारांश देखने को मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उठने, एक वीडियो में पूरा का पूरा पेपर आपको ख़त्म किया जा रहा है। बैठने, उठने, चलने, कूदने, इनमें सब में क्या होती है दिक्कत की, मैं जो उठने, पकड़ने, चलने में ऐसी अवस्था जो होती है वह ग्रसित व्यक्ति होते हैं, जो समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गामक अक्षम व्यक्ति कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं गामक अक्षमता के व्यक्ति बैठने, उठने, चलने, कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुँचने
पकड़ने, उठने, ले जाने में इनको कठिनाई महसूस होती है। अर्थात समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को गामक अक्षम व्यक्ति कहा जा सकता है। गामक अक्षमता जन्म में भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है, जन्म के समय भी हो सकती है। हो सकता हो कि जन्म के अंतर्गत ही उसका, बच्चे का जो पैर हो वो टेढ़ा हो, मुड़ा हुआ हो, तो ये गामक अक्षमता कहलाती है। सीपी के बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, सेरेब्रल पाल्सी की मैं बात कर रहा हूँ। सीपी के बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, पोलियो से ग्रसित बच्चे देखे होंगे। तो पोलियो तो क्या होती है, जन्म के बाद ही होती है ना। स्पाइना बिफिडा यानी कि द्विशाखीय रीढ़ आप लोगों ने देखी होगी। बच्चे के सिर जो बच्चे का जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें असमानता पाई जाती है, वो होता है स्पाइना बिफिडा के अनुसार। तो वहाँ पर क्या होता है, जो रीढ़ होती है उसमें दोष आ जाता है और हड्डियाँ एक से ऊपर दूसरी चढ़ जाती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मांसपेशी क्षरण के जो बच्चे होते हैं वहाँ पर भी आपको असमानता देखने को मिलती है। ये सब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो अब आगे देखते हैं, कुष्ठ रोग भी इसी के अंतर्गत आता है। आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। अब प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। और सेरेब्रल पाल्सी मैंने आपको पढ़ाई भी है, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीपी का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा, और वीआई का लिंक, सीपी का लिंक, और साथ ही साथ आईडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एचआई, इनका सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही शेयर कर दूंगा। तो आगे देख लेते हैं, जो सीपी है उसको थोड़ा यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर लेंगे। सीपी के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है 1986 बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार, बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार। तो बैट्सो एवं पैरेट ने 1986 में क्या कहा था, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक जटिल व अप्रगतिशील अवस्था है, जिसमें यानी कि जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता होती है। एक बार मस्तिष्क क्षति हो जाने के बाद पुनः ठीक नहीं हो सकता, और इसे बढ़ने से रोका तो जा सकता है, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है, और इसके बावजूद भी संचालन एवं शरीर की स्थितियों तथा उससे जुड़ी समस्याओं को थोड़ा सुधारा जा सकता है। अब प्रकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 प्रकारों में इसको बांटा गया। पहला तीव्रता के आधार पर, दूसरा तीव्रता के आधार पर जो प्रकार थे वो थे अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, और जो इसका जो आपका सीवियर कंडीशन जो आती है यानी कि गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अब प्रभावित अंगों के आधार पर कभी कभी आपसे पेपर में 2 नंबर पूछ सकता है कि प्रभावित अंगों के आधार पर सेरेब्रल पाल्सी को डिफाइन कीजिए। तो पहला आपका क्या था, मोनोप्लेजिया, दूसरा आपका हेमीप्लेजिया, तीसरा आपका डाईप्लेजिया, उसके बाद में आपका पैराप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया। तो ये आपके 5 प्रकार होते हैं आपके प्रभावित अंगों के आधार पर। नेक्स्ट आपका चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर। अब चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, देख लीजिए। स्पास्टिसिटी पहला, दूसरा एथेटोसिस, क्योंकि इस वीडियो में केवल और केवल सारांश आपको बताया जा रहा है, इसीलिए मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी कॉपी को डिस्क्राइब करूँगा तो पूरा 1 दिन लग जाएगा। और एटेक्सिया, इसके बाद में लास्ट आपकी होती है मिश्रित। तो ये आपकी हो गई 4 अवस्थाएं, यानी कि चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर 4 भागों में। और कभी कभी आपसे यह भी पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए सेरेब्रल पाल्सी की, तो क्या क्या आप बताएंगे।
वाणी विकास धीमा होता है, इनके होठों से लार टपकती रहती है, इनके बच्चे मानसिक मंदित भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई नहीं देते क्योंकि उन्हें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं। ऐसे बच्चे या तो बहुत रोते हैं या बहुत शांत रहते हैं, और गर्दन जो होती है, इनकी नेक होल्डिंग होती है, उस पर भी नियंत्रण इनका कम रहता है। हाथ पैर जो होते हैं उनमें कंपन रहता है। तो ये आपका हो गया सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका मस्कुलर, जो न्यूरोमस्कुलर है, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, यानी कि मांसपेशीय क्षरण पर भी बात कर लेते हैं। और यह सर्वप्रथम पहचानी गई थी 1890 ईस्वी में। तो यह, इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट कर देती हैं, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देती हैं। उनमें कोई भी चीज़ें जो होती हैं, वह जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर होती जाती हैं। और मांसपेशीय क्षरण के प्रकार, तो सबसे पहला आपका प्रकार है DUCHEME, टच मी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दूसरा आपका क्या है, अर्ब्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या अर्ब्स जेवेलिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये आपके मांसपेशीय क्षरण के दो प्रकार हो गए। इसके बाद में इसको डिस्क्राइब किया गया पूरा। अब आते हैं बहुविकलांगता पर, और 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है या 5 नंबर में या पूछा जा सकता है। तो बहुविकलांगता आप लोग समझ गए होंगे, बहुविकलांगता किसकी बात हो रही है, जहाँ पर एक या एक से अधिक विकलांगताएं होंगी। अब यहाँ पर श्रवण यानी कि HI प्लस VI स्टूडेंट भी हो सकता है, MR प्लस HI प्लस VI भी हो सकता है, और MR प्लस VI भी स्टूडेंट हो सकता है। तो इतनी लगभग में आपकी बहुविकलांगता के अंतर्गत आ जाएंगी चीज़ें। अब बहुविकलांगता के लक्षण क्या होंगे, सोच नियंत्रण का अभाव रहेगा बच्चों में, सीखने में धीमी गति होगी क्योंकि बच्चा एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित है। आप लोग समझ रहे होंगे बात को। और बाकी अब आ गए हम ऑटिज्म पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता। स्वलीनता क्या होती है, 2 नंबर में काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, तो लिख दीजिएगा जब स्वलीनता के बारे में पूछा जाए। स्वलीनता एक ऐसी व्यवहारिक विकृति है जिसमें विकासात्मक हनन के साथ साथ शाब्दिक, अशाब्दिक तथा सामाजिक अंतःक्रिया की कमी देखने को मिलती है। स्वलीन बच्चे क्या होते हैं, खुद में लीन रहते हैं, नाम से स्पष्ट है, स्वलीनता, खुद में लीन रहना। और यह ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के उम्र के अंदर ही पहचाना जा सकता है, यानी कि बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, उसके पहले हम इसको पहचान सकते हैं। 18 महीने से इसके लक्षण समझ में आने लगते हैं, यानी कि जब बच्चा 1.5 साल का 18 महीने का हो जाएगा तो इसके लक्षण समझ में आने लगते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आपसे 2 नंबर में स्वलीनता के बारे में पूछेगा तो आप लोग केवल और केवल डेफिनेशन लिखिएगा स्वलीनता की, जो मैंने बताई आपको। या दूसरी ऐसे भी कह सकते हैं स्वलीनता को हम, स्वलीनता बच्चों में पाई जाने वाली एक प्रमुख व्यवहारिक विकृति है जिसमें विकास की प्रक्रिया में धीमापन, बच्चे में एक अनूठे एवं असमान व्यवहार का होना, ये क्या कहलाता है, स्वलीनता। अब आ गए हम लोग मानसिक बीमारी पर, यानी कि मेंटल इलनेस पर। मेंटल इलनेस आप सभी ने पढ़ा होगा, मानसिक रुग्णता क्या होती है। जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा वो बिल्कुल किसी ना किसी के अनुसार, यानी कि अगर आप इनको लिखते हैं तो नंबर अच्छे मिलेंगे। नीटजेल, हो सकता है आपसे 2 नंबर में अब की बार MI ही पूछ दे। नीटजेल ने दी थी 1998 में, और क्या कहा था नीटजेल ने, मानसिक रुग्णता का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहारिक या मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाए जाने वाले विक्षोभ से होता है। यानी कि मानसिक रुग्णता का तात्पर्य क्या होता है, व्यवहारिक या मनोवैज्ञानिक
कार्यों में पाए जाने वाले विक्षोभ से होता है, जो व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू में मेल नहीं रखता तथा जिसके कारण व्यक्ति में तनाव, व्यवहारात्मक अक्षमता तथा सर्वांगीण क्रियाओं में असंतुलन उत्पन्न होता है। ये होता है आपका मानसिक रुग्णता या मानसिक बीमारी। और मानसिक रुग्णता के 4 प्रकार होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग मानसिक रुग्णता के बारे में। बाद में आपका आ गया मानसिक मंदता के कारण। तो आप सभी को पता होगा मानसिक मंदता जन्म से पहले, जन्म के बाद और जन्म के समय, ये सारी चीज़ें आती हैं। वातावरणीय कारक भी होते हैं। जन्म के पहले क्या होता है, गर्भावस्था के पूर्ण पहले क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया जो आपके टीकाकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा। टीकाकरण या प्रतिरक्षण, जिसको कहते हैं प्रतिरक्षण। तो टीकाकरण क्या होता है देख लीजिए, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है ये। रोग के संक्रमण को बढ़ाने से, यानी कि जो रोग का संक्रमण है उसको बढ़ने से रोकने के लिए आप लोग पोलियो का टीका लगवाते होंगे। अभी हाल ही में कोरोना चल रहा था, उसका टीका लग रहा था, लगने लगा है, काफ़ी सारे लोग वैक्सीन हो चुके हैं। तो क्या है, रोग का संक्रमण क्या है वहाँ पे ना, उसको बढ़ना, जब बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, रोकने के लिए व नियंत्रण के लिए उसके परपोषी को अधिक प्रतिरक्षण बनाना प्रतिरक्षण कहलाता है। यानी कि परपोषी कौन होगा, हम होंगे ना, तो हमको क्या होगा, अधिक ताकत देगा जिससे कि हम उससे लड़ सकें। यह वह क्षमता होती है जो शरीर को हानिकारक व जीवाणुओं से रक्षा करती है। तो ये आपका हो गया टीकाकरण। और टीकाकरण जो आपके BCG थे और DPT थे, इन सभी को देख लीजिएगा, मगर यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं आता है। नवजात शिशुओं को जो टीके लगाए जाते हैं 5 वर्ष के दौरान, और इस प्रकार से जो भी जन्म के समय जो टीका लगता है, रुबेला के लिए जो टीका लगता है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक सहायता। तो दुर्घटना के तुरंत बाद किया गया पहली सहायता, जो उपस्थित सामग्री द्वारा दी गई सहायता को प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। अब नाक से स्राव होने पर प्राथमिक चिकित्सा या हाथ सफाई पर ध्यान देना। जब मान लीजिए नाक से किसी भी प्रकार का स्राव हो रहा है, अगर मान लीजिए खून ही निकल रहा है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, उसको सीधे तरीके से लिटा देंगे। यानी कि अगर आपको चोट भी लगी है तो आप लोगों के जो मोटरसाइकिल होती है या 4 व्हीलर होती है, उसमें क्या होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है। तो उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, महज 2 या 3 चीज़ें होती हैं जो आपको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए मदद कर सके, तब तक आपका खून ज़्यादा ना बहे और जो भी आपकी दिक्कत है उसको तब तक रोका जा सके। तो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड के अंतर्गत ही आता है। अब हड्डी अगर आपकी टूट जाती है तो क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, उसको वहीं से बांध देंगे और उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, हाँ, तब जब तक उपचार नहीं हो रहा है तब तक। तो यह सब फर्स्ट एड के अंतर्गत ही आता है। अब आगे देख लेते हैं, सफाई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, किस प्रकार से चीज़ें जो होती हैं उनको साफ किया जाता है। और अब परामर्श यानी कि काउंसलिंग क्या होती है, और जेनेटिक काउंसलिंग, या पहले हम काउंसलिंग के बारे में देख लेते हैं, परामर्श आखिरकार क्या होता है। तो परामर्श की जो डेफिनेशन है पेपर में पूछी जा चुकी है। तो परामर्श सहायता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं को समझकर उसके समाधान एवं समायोजन में सहायता प्रदान करता है। अब देखिएगा, एक बोर्डिन जी थे, इन्होंने क्या कहा था, परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता की जाती है या सहायता मिलती है। तो ये कहा था बोर्डिन जी ने।
तो परामर्श के बारे में क्या है? परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता की जाती है, परामर्श कहलाता है। अब जेनेटिक काउंसलिंग आपसे पूछ सकता है, तो उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा। शीघ्र हस्तक्षेप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। कैसे हम मानसिक मंदित बच्चों की पहचान करेंगे, कैसे हम उनको शीघ्र पहचान करके और क्या करेंगे, शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे, जिससे कि उनकी जो मानसिक मंदिता का स्तर है, जो विकलांगता का स्तर है, उसको कैसे कम किया जा सके। तो यह शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका महत्व क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, शीघ्र हस्तक्षेप पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया जो भी आपकी चीज़ें थी लगभग में, आप लोग अब ये मान के चलिए अर्ली इंटरवेंशन आपने पढ़ ही लिया, और किन किन मैंने आपको आरसीआई पढ़ा दिया। आरसीआई के कार्य क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। और अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा वीडियो को। साथ ही साथ मानव संसाधन जो आपकी यूनिट 5 है, यहाँ से ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पर आपको जितने भी आपके एनआई एमएच है, आरसीआई है, और जो आपके और भी गैर शैक्षणिक संस्थान हुए, एनजीओज हुए, एनजीओज का कार्य क्या है और किस प्रकार से विकलांगता के क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो इनको अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको कवर करा दी। एलिम्को यानी कि आर्टिफिशियल लिम्स, जो कि कृत्रिम अंग जो हैं वह बनाए जाते हैं आपके कानपुर में, और हो सकता हो कि आपसे एलिम्को का फुल फॉर्म पूछ दे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने वीडियोस में आपको बताया है। एनसीईआरटी, इसका भी मैंने फुल फॉर्म बताया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एमएचआरडी का मैंने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो और आपका आरसीआई मैंने आप फुल फॉर्म बताया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अली यावर जंग, ये मैंने बताया था AYJNIHH का, तो क्या फुल फॉर्म बताया था, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हेयरिंग हैंडीकैप। अब इसका नाम चेंज किया गया है, और नाम चेंज करने की मैंने वीडियो आपको अपलोड कर दी है। NIVH देख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप। NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, सबके नाम चेंज किए गए। NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडली हैंडीकैप। AAW आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो इस प्रकार से लगभग आपके सभी क्वेश्चंस समाप्त होते हैं, और मेरे हिसाब से मैंने जितना भी आपका फुल फॉर्म्स थी और सभी को मैंने करा दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। WHO, AAMR, AAMD, MHRD, MR और ये जितनी भी आपकी डेफिनेशनें हैं, आइडिया मैंने इसका भी कराया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। IP, ADHD अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिफिशियंसी डिफिसिट होगा, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये आपका LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पेपर देने जाइएगा, बिल्कुल आराम से पेपर को कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।